हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू क्वालिफाई। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही हैं, पर फिर भी हमारे आज क्लास 3 आई थिंक क्लास 3 है IBACIO की। अब मुझे समझ में आ गया है। मुझे आपको वर्क मैं अगर आपको कोई वर्क दूंगा तो आप नहीं करोगे, आप क्या कहते हैं अपने आंसर्स मेरे पास नहीं भेजोगे चेक करने के लिए। तो मैंने ही सोचा कि क्या फिर उस उन चीजों पे मेहनत करना, मैं आपको डायरेक्ट मॉक पेपर्स करा देता हूँ, जिससे आपकी कम से कम प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। इस मॉक पेपर में मैं क्या करूंगा, मतलब जैसा पेपर होता है, सबसे पहले एस्से आता है, आपको पता होगा कि एक एस्से आता है पेपर में 20 मार्क्स का, वो। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर्स आते हैं, 2 लॉन्ग आंसर्स आते हैं वो। और साथ ही साथ आपका एक आता है पैसेज। ठीक है सर, एक पैसेज है, आप जिसे आरसी रीडिंग कंप्रिहेंशन कहते हो, वो। ठीक है, ये आते हैं 2 क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्क्स के। ये एक क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, और इसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के, जो कि 10 मार्क्स का होता है टोटल। ठीक है, ये 20 मार्क्स का होता है और ये 20 मार्क्स का होता है। ठीक सर, तो मैं एक पेपर लूंगा जिसमें आपको एस्से भी मिलेगा, लॉन्ग आंसर भी मिलेंगे, पैसेज भी मिलेगा। पूरा एक मॉक पेपर मैं यहाँ पे करा दूंगा आपको, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। एस्से के टॉपिक्स मैं उन्हीं को लूंगा जिससे मतलब जो हमारे आईबी के सिलेबस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे, जिसपे मैं बहुत सारी चीजों को लिंक कर सकूं। और जिस मतलब मैं अगर एस्से उस टॉपिक पे करा देता हूं तो मैं नियरली 2000 वर्ड्स का एस्से आपको करा दूंगा, जिसकी वजह से अगर 2000 वर्ड्स आपके तैयार हो जाते हैं तो 1000 आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे, और फिर आप जाके पेपर में 450 वर्ड्स का एस्से अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है सर, पर मैं चाहता हूं कि जब मैं ये 2000 वर्ड्स वाले एस्से की पीडीएफ आपको दूं तो एक बार आप कम से कम 450 वर्ड में उसको कंसाइज करके मुझे सेंड कर दें। ठीक है, मैंने चैनल बना ही दिया है पर्टिकुलरली IBACIO के लिए, उसमें 20 बच्चे हो गए हैं, 21 हो चुके हैं शायद। तो मैं अब ज्यादा बच्चों को तो नहीं लूंगा, पर वो बच्चे जो 20 हैं और जो 4-5 और मैं लेने वाला हूँ, वो कम से कम रिप्लाई कर दिया करें। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स भी मैं उसी तरीके से कुछ बड़े आंसर्स दूंगा, मतलब लिख के दूंगा यहाँ पे जो मैं कराऊंगा। तो आप कम से कम उसको कंसाइज करके एक पेज में आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए, कम से कम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को। लॉन्ग आंसर जो हमारा रहेगा वो टोटली करंट अफेयर बेस्ड रहेगा, याद रखना। अभी जो मैं लॉन्ग आंसर्स कराऊंगा वो अभी 2 दिन पुराना करंट अफेयर है, उस पर बेस्ड रहेगा, जिसकी वजह से आपका करंट अफेयर भी तैयार होता रहेगा। ठीक है सर, और पैसेज जो रहेगा वो तो क्या कहते हैं, जो सिक्योरिटी के नजरिए से बेस्ड हो, या जो ऐसे पैसेज आते हो, मैं उसके बेसिस पे कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक पेपर कराने वाला हूँ, जैसे 1 घंटे का पेपर होता है ना टोटल, आपका एकदम डिट्टो वैसा ही पेपर मैं कराने वाला हूँ। और इसमें मैं IBSA वालों के लिए भी, जिनका IBSA भी निकल रहा है एग्जाम, उनके लिए भी थोड़ी सी मदद करने के लिए जो मैं पैसेज कराऊंगा ना, उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करते हुए चलूंगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि IBSA के पेपर 2, मतलब जो Tier 2 होता है, वो सिर्फ ट्रांसलेशन होता है, तो वहां पे वो भी मदद होगा। पर मैं IBSA की भी क्लास लूंगा, क्लास 1 आज लूंगा, आज रिकॉर्ड करूंगा क्लास 1। ठीक है, इस क्लास के जस्ट बाद मैं क्लास 1 उसका रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जिसमें मैं ट्रांसलेशन कराने वाला हूँ। तो अगर आप नहीं जुड़े हुए हो तो वहां पे जुड़ जाना। ठीक है, वहां पे मैं ट्रांसलेशन कराने वाला हूँ। तो ठीक है, ये सारी चीजें रही, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, पर मैं थोड़ी सी चीजों को बदलूंगा। पहले मैं आरती कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं एस्से कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं लॉन्ग आंसर्स कराऊंगा। ठीक है सर, पर एग्जाम में पहले एस्से आता है, फिर लॉन्ग आंसर आता है, और लास्ट में आरसी आती है। पर आप हमेशा एग्जाम में भी आरसी ज्यादा मतलब पहले ही करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग कम है और इसमें मार्क्स पूरे आ जाते हैं। आरसी में आप 10 आउट ऑफ 10 ला सकते हैं। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज सबसे पहली चीज आरसी 10 मार्क्स की आती है, जो मैंने लिया है, द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी इन द डिजिटल एज। ये एक टॉपिक है, इस पे मैंने एक आरसी ली हुई है। ठीक है सर, तो ये आरसी लगभग 500 वर्ड्स की होगी, आपको इतनी बड़ी आरसी मिलेगी। आपको इसमें से 5 आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है सर, 10 मार्क्स के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस आरसी को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन द कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, जो अभी का सिक्योरिटी का इन्वायरमेंट चल रहा है, वर्तमान में जो सुरक्षा का वातावरण है, आपको मालूम रहना चाहिए। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है क्या कहते हैं वर्तमान में, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा, इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। तो ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनका IBSA का एग्जाम है, तो थोड़ा हिंदी में करता हुआ चलूंगा। ठीक है सर, तो सुरक्षा के अभी के जो माहौल चल रहे हैं उसके हिसाब से इंटेलिजेंस एजेंसीज को वर्ल्ड वाइड, जो दुनिया भर की एजेंसीज हैं, उनको फेस करनी पड़ रही है अनप्रेसिडेंटेड, जो अभी तक कभी उन्होंने फेस नहीं की है, ऐसे चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, जो ट्रांसेंड कर रहे हैं ट्रेडिशनल टेरिटोरियल बाउंड्रीज एंड कन्वेंशनल वारफेयर पैराडिग्म। ठीक है, जो पारंपरिक सीमाओं और सामान्य युद्ध के तरीकों से अलग है, थोड़े से जो पुराने तरीके थे उनसे वो अलग होते जा रहे हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया यहाँ तक। ये मैं कर रहा हूँ आरसी, याद रखिएगा। आरसी आपको अभी ऐसे करनी है कि आपको हर लाइन समझना है, क्योंकि ऐसी आरसी नहीं आएगी कि सिर्फ आपने पढ़ा और उसका आंसर देख लिया। सबसे पहले आपको आरसी इस तरीके से एकदम ध्यान से पूरी आरसी पढ़नी पड़ेगी। कई लोग ऐसा करते हैं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं फिर आरसी करते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं पहले आरसी करता हूँ फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे जाता हूँ। तो आपको जो सही लगेगा आप वो कर लीजिएगा, पर मेरा ये मानना है, क्योंकि इसकी आरसी 500 वर्ड्स की होती है, आसानी से पढ़ी जा सकती है, और क्वेश्चन जो होता है वो रिलेटेड होता है, तो इसीलिए पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, द डिजिटल रिवोल्यूशन हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी, रिक्वायरिंग इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट रैपिडली टू कॉम्बैट मल्टीफेसेटेड डेंजर्स रेंजिंग फ्रॉम साइबर एस्पियोनेज टू क्रॉस बॉर्डर
टेररिज्म। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है उसने फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है नेचर ऑफ थ्रेट्स को जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए होती हैं, ठीक है, जिसमें रिक्वायर होती है इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जिनको अडॉप्ट करना पड़ रहा है रैपिडली कॉम्बैट करने के लिए जो भी डेंजर्स आ रहे हैं, जिसमें साइबर एस्पियोनेज और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। डिजिटल क्रांति ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल दिया है, जिससे खुफिया एजेंसियां, ठीक है, को साइबर जासूसी से लेकर सीमा पर आतंकवाद के अनेक प्रकार के खतरों से निपटने के लिए तेजी से युद्ध को अनुकूलित करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, हिंदी में भी मतलब आप जानते हुए चलिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब आपको समझ में आता रहेगा तो काफी चीजें इजी। इंडिया की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी अलॉन्ग विद अदर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब ऑपरेट कर रही है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में, जहां पे टेक्नोलॉजी सर्व कर रही है एज बोथ पावरफुल इनेबलर और पोटेंशियल वर्नरेबिलिटी, ठीक है, जहां पे टेक्नोलॉजी दोनों रोल प्ले कर रही है, ठीक है सर, पावरफुल इनेबलर का भी पोटेंशियल वर्नरेबिलिटी का, ठीक है। आगे चलते हैं, साइबर सिक्योरिटी हैज इमर्ज्ड, उसमें से साइबर सिक्योरिटी जो है इमर्ज हुई है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डायमेंशन जो इमर्ज होकर आई है नेशनल सिक्योरिटी के लिए 21st सेंचुरी में, वो क्या निकल के आई है, साइबर सिक्योरिटी निकल के आई है, ठीक है। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स एपीटीज आर orchestrated by well resourced state and non-state actors represent sophisticated prolonged cyber attack designed to infiltrate networks and remain undetected for extended periods। तो जो भी है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स जो हैं, जो वेल रिसोर्स होते हैं स्टेट के द्वारा और नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा। आपको मालूम होना चाहिए स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। स्टेट रिसोर्स एक्टर वो होते हैं जिनमें स्टेट का सपोर्ट होता है, इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। नॉन स्टेट एक्टर वो होते हैं जिनमें डायरेक्टली गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है सर। आप आईबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। प्रोलॉन्ग साइबर अटैक्स डिजाइन टू इन्फिल्ट्रेट नेटवर्क्स रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड तक उनको नहीं पहचाना जा सकता है कि वो कौन, ठीक है। ये थ्रेट्स टारगेट कर रहे हैं हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें हमारे पावर ग्रिड्स आते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम आता है, गवर्नमेंट डाटाबेस आता है, पोटेंशियली कॉज करते हैं वाइड स्प्रेड डिसरप्शन, ठीक है सर। ये क्या कॉज करते हैं, वाइड स्प्रेड डिसरप्शन। 2020 में रेड एको इंसिडेंट हुआ था, जहां पे चाइना लिंक्ड एक एपीटी था जिसने टारगेट किया था इंडिया के पावर सेक्टर को और एग्जेम्पलीफाई किया था कि साइबर वल्नरेबल कितने हैं और उसको स्ट्रेटेजिक वीकनेस में हमारे ट्रांसफॉर्म किया था। मोरेवर द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज होता जा रहा है, ठीक है सर, एंड मशीन लर्निंग जैसे जैसे होती जा रही है, न्यू अटैक वेक्टर्स इंक्लूडिंग डीप फेक मैनिपुलेशन और एडवर्सियल एल्गोरिदम कैन कंप्राइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, ठीक है सर। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, मशीन लर्निंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है नए नए अटैक के तरीके, ठीक है सर, जिसमें डीप फेक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एल्गोरिदम्स को चेंज करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है सर, जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट। फिर आगे चलते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कंटिन्यू करता है एक सिग्निफिकेंट चैलेंज हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी पे, ठीक है, आर्किटेक्चर पे उसके इंटरनल सिक्योरिटी के। डिस्पाइट इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर कॉपरेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे पोरस बॉर्डर को, यूज करते हैं इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स को और लेवरेज करते हैं फाइनेंशियल नेटवर्क्स दैट स्पेन मल्टीपल ज्यूरिडिक्शंस, ठीक है, उसी तरीके से उनके द्वारा ये यूज किया जाता है। इंटेलिजेंस लेड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजीज हैव बिकम इसेंशियल। अभी इस समय पे जो इंटेलिजेंस लेड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे एम्फेसिस किया जाता है इंपॉर्टेंट रियल टाइम डाटा फ्यूजन पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसमें, रियल टाइम डाटा फ्यूजन है, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है, ठीक है सर, ये तीन चीजें हैं, याद रखिए। आगे चलते हैं, द इफेक्टिवनेस ऑफ सच अप्रोचेस डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज पे नहीं, पर सीमलेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन डोमेस्टिक एजेंसीज एज वेल एज इंटरनेशनल पार्टनर। तो इफेक्टिवनेस उस अप्रोच में डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी पे नहीं, पर सीमलेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे भी, जो कि डोमेस्टिक एजेंसी और इंटरनेशनल पार्टनर्स के बीच में होनी चाहिए। इंडिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ काउंटर टेररिज्म विद 26 कंट्रीज और 5 मल्टीलेटरल फोरम्स डेमोन्स्ट्रेट करती है कि रिकॉग्निशन दैट टेररिज्म कैन नॉट बी कॉम्बैट इन आइसोलेशन, ठीक है। इंडिया के द्वारा जो भी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं काउंटर टेररिज्म पे, जिसमें 26 कंट्रीज और भी शामिल है, 5 मल्टीलेटरल फोरम्स भी हैं, जो ये बताती है कि टेररिज्म को अकेले सिर्फ एक कंट्री के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता या आइसोलेशन में खत्म नहीं किया जा सकता। हाउएवर, लेकिन क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे जैसे बढ़ती जा रही है अलोन कैन नॉट गारंटी सिक्योरिटी, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ये हमें सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकती है। ह्यूमन एलिमेंट रिमेन बोथ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट द वीकेस्ट लिंक इन इंटेलिजेंस ऑपरेशन, ठीक है। ह्यूमन का जो लिंक होता है, जो ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं हमारे क्या कहते हैं इंटेलिजेंस में, वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक भी होते हैं। किसी भी गवर्नमेंट को बनाना गिराना ये ह्यूमन के द्वारा ही किया जा सकता है, ये एआई के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है सर। क्या कहते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी होते हैं और वीकेस्ट भी होते हैं, क्योंकि इंसानों के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आसानी से उसको निकाली जा सकती है, अगर वो पकड़ा गया या वो कुछ हो गया तो आसान भी रहता है, ठीक है सर। ट्रेनिंग इंटेलिजेंस पर्सनल टू नेविगेट एथिकल डिलेमास, इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न्स एंड मेक क्रिटिकल डिसीजन अंडर
प्रेशर इज पैरामाउंट। ठीक है सर, ट्रेन करना ताकि वो एथिकल डिलेमा को आराम से निगेट कर क्या कहते हैं नेविगेट कर सके, उसके थ्रू फिर इंटरप्रेट कर सके कॉम्प्लेक्स डाटा पैटर्न को, क्रिटिकल डिसीजंस को। ये एक बहुत ह्यूमंगस प्रेशर में बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्दर मोर, जो फ्रेगमेंटेड इंटीग्रेशन है डाटा अक्रॉस एजेंसीज ऑफन हिंडर्स करती हैं टाइमली थ्रेट असेसमेंट को, कि टाइमली थ्रेट को हम असेस नहीं कर पाते हैं। इनिशिएटिव्स जैसे कि नेट ग्रिड है हमारे पास, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जिसे हम नेट ग्रिड कहते हैं, और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम सीसीटीएनएस। ठीक है, सीसीटीएनएस और नेट ग्रिड जो हमारे पास है, ये एड्रेस करते हैं दीज गैप्स को बाय क्रिएटिंग इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म्स फॉर रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग। नेट ग्रिड और सीसीटीएनएस के माध्यम से आप इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से रियल टाइम डाटा इंटेलिजेंस को शेयर कर सकते हैं। लुकिंग अहेड, द कन्वर्जेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो भी क्या कहते हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इंक्लूडिंग जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, स्पेस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम है, ये जो इंटेलिजेंस का लैंडस्केप है इसको काफी ज्यादा रिफाइन कर देगी। इंटेलिजेंस एजेंसी को मस्ट एंटिसिपेट करना चाहिए फ्यूचर्स वारफेयर सिनेरियोज को व्हाइल मेंटेनिंग ऑपरेशनल रिस्ट्रेंट टू अवॉइड कोलेटरल डैमेज। कोलेटरल डैमेज को कम करते हुए इंटेलिजेंस एजेंसी को एंटिसिपेट करना होगा फ्यूचर वारफेयर सिनेरियोज को। ठीक है, आगे चलते हैं। द चैलेंजेस लाइज इन बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशन। चैलेंज का जो बैलेंस है वो कैसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन के साथ साथ रिस्पेक्ट करना चाहिए सिविल लिबर्टीज को, और इंश्योर करना चाहिए इनहैंस सर्विलांस बेस्ड कैपेबिलिटीज डू नॉट इरोड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, की जो सर्विलांस हो रहा है, जो कैपेबिलिटीज है वो इरोड ना करें हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को। एज थ्रेट बिकम मोर डिफ्यूज एंड एसिमेट्रिक, जैसे कि थ्रेट्स डिफ्यूज और एसिमेट्रिक होते जा रहे हैं, कि पिछला वाला थ्रेट से अगला वाला थ्रेट अलग हो रहा है और डिफ्यूज होते जा रहे हैं, एबिलिटी करना सिंथेसाइज और डाइवर्स इंटेलिजेंस स्ट्रीम कोलैबोरेट अक्रॉस बॉर्डर और रिमेन एजाइल एंड रिस्पॉन्स विल डिटरमाइन द efficacy ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन सेफगार्डिंग सोवरेनिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है सर, तो ये जो क्या कहते हैं थ्रेट्स अब बहुत सारे अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, एसिमेट्रिक हो रहे हैं, तो उस पर क्या कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को स्ट्रीम करना सारी चीजें, ताकि सोवरेनिटी भी बनी रहे, सेफगार्ड करना और स्टेबिलिटी भी बनी रहे, थोड़ा सा हमको इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो ये तो हो गया हमारा आरसी। अब आरसी के बाद आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। आरसी के बाद आप ऐसे आरसी पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है सर, मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं पहले आरसी पढ़ता हूं। मैं पहले आरसी करता हूं। अब आरसी मैंने पढ़ के मुझे समझ में आ गया आरसी में कहना क्या चाहता है, कि ये मेनली क्या कहते हैं कि आपका इंटेलिजेंस शेयरिंग, और जो अभी क्या कहते हैं 21st सेंचुरी में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे जैसे एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, उससे किस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, इस मेनली इसी चीज पे है। तो इस आरसी से आपको 3 से 5 आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको तीन क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएंगे जो आपको आरसी से निकालने होंगे, पर मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको इन्फ्रेंस बेस्ड मिलेंगे। ठीक है सर, आपको इन्फ्रेंस निकालना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, फिर लिखना होगा। पर ये 3 क्वेश्चन में जो 6 मार्क्स होता है ये इजीली स्कोर हो जाता है, क्योंकि आपको बस देख के लिखना है। पर ये 4 मार्क्स लाना थोड़ा सा आपको आरसी पढ़ के समझना होगा। इसीलिए अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आप आरसी को कई बार पढ़ेंगे। फिर ये तब होता है कि जब आपको एमसीक्यू सेलेक्ट करना होता है, पर अगर आपको आरसी के आंसर लिखने हैं तो आपको आरसी एकदम एक लाइन से ए टू जेड पढ़नी है। अब इसके बाद आपको आना चाहिए आंसर पे, क्वेश्चन आंसर पे, फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आंसर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है सर, तो जैसे कि सबसे पहला आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज द रेड एको इंसिडेंट एंड व्हिच सेक्टर डिड इट टारगेट। तो आपको पता होगा कि रेड एको इंसिडेंट, अब आपको देखिए अभी मैंने आरसी जाके मैंने देखा नहीं, पर आपको मालूम होगा कि रेड एको जो है वो एक इंसिडेंट था जो चाइना बेस्ड था। ठीक है सर, चाइना के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था, एक साइबर अटैक किया गया था। ठीक सर, साइबर अटैक किया गया था चाइना के द्वारा, रेड एको नाम से जिसका हमने नाम दिया था। वो किस सेक्टर को टारगेट कर रहा था हमारे वो मेनली हमारे टारगेट कर रहा था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें मेनली टारगेट था पावर सेक्टर, इंडिया का पावर सेक्टर। ठीक सर, ये था पावर सेक्टर। तो आपको अब आंसर किस तरीके से लिखना है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको आंसर कैसे लिखना है। आपको ऐसे लिखना होगा ना, आपको आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको आंसर लिख के दिखा देता हूँ कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रेड एको इंसिडेंट। ठीक है, तो आपको लिखना होगा द रेड एको इंसिडेंट, रेड एको इंसिडेंट वाज अ साइबर अटैक दैट ऑकर्ड इन, थोड़ा सा इसमें आपको चीजों को और बढ़ाना होगा, दैट ऑकर्ड इन 2020 ना शायद सर, 2020। ठीक है सर, वेयर अ चाइना, चाइना लिंक्ड एपीटी, एपीटी का फुल फॉर्म था एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। चाइना लिंक्ड एपीटी, आपको फुल फॉर्म लिखना होगा, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। ग्रुप टारगेटेड इंडियाज पावर सेक्टर। अब आपको इस 3 लाइन लिखने के नंबर मिलेंगे 2। ठीक है सर, आपको ऐसा नहीं लिखना कि रेडेको वाज
साइबर अटैक बाय चाइना, नहीं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपको लगे यार कि आप एक मतलब ऑफिसर लेवल का एग्जाम लिख के आ रहे हो, आपके मतलब लिखने में वो चीजें झलकनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से लिखना है। तो जब मैं सीपीएफ या जब आप सीएससी का आंसर्स लिखोगे तो आपको इस तरीके से कनेक्शन आना चाहिए, ठीक है सर। आप इंग्लिश का पेपर दोगे सीएससी का, चाहे सीपीएफ का इंग्लिश का पेपर, तो इसमें आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है सर। तो ये आपको इतना कम से कम लिखना होगा इस आंसर में। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब दूसरा आंसर पे चलते हैं। बताइए, हमने एक बार आरसी पढ़ी है, दूसरी बार आरसी नहीं पढ़ी ना। आपको भी ये आंसर याद था, मुझे भी आंसर याद था। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये क्या है। दो इनिशिएटिव मेंशन करिए जो पैसेज में इंप्रूव करते हैं इंटर एजेंसी डाटा इंटीग्रेशन। आपको मालूम होगा दो एजेंसी कौन कौन सी थी। पहला थी नेटग्रिड, नेटग्रिड थी ना, नेटग्रिड थी। मतलब आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना होगा नेटग्रिड का, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने नेटग्रिड लिख दिया। तो आपको लिखना होगा द टू इंडियन इनिशिएटिव्स दैट एम्स टू इंप्रूव इंटर एजेंसी डाटा इंटीग्रेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग वर। पहला आपको डाल के लिखना होगा नेटग्रिड, दूसरा आपको डाल के लिखना होगा सीसीटीएनएस ना, सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, यही था शायद, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको ये लिखना होगा, ठीक है सर। उसी तरीके से अब मैं बात करूं अगर तीसरे क्वेश्चन की, तो ये आप देख रहे हो, ये दोनों क्वेश्चन आपने डायरेक्टली निकाल के पैसे से लिख दिया। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपका, लिस्ट एनी टू टाइप्स ऑफ मॉडर्न साइबर थ्रेट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द पैसेज दैट हैव इमर्ज्ड ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वजह से क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा था मैंने एक चीज बताया था, डीप फेक। डीप फेक का मैंने नाम लिया था ना सर, डीप फेक का मैंने नाम लिया था, एक डीप फेक मैनिपुलेशन। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर आपको थोड़ा सा लॉन्ग इसको लिखना है, ठीक है सर। द टू मॉडर्न सिक्योरिटी थ्रेट्स स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट इमर्जेस ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर डीप फेक मैनिपुलेशन, और सेकंड आपको लिखना था, मैं भूल रहा हूँ, एक सेकंड मैं फिर से जाता हूँ तो मुझे मालूम चल जाएगा। डीप फेक, डीप फेक, डीप फेक, डीप फेक, डीप फेक, ये रहा सर। डीप फेक मैनिपुलेशन था एक सर, और दूसरा था एडवर्सियल एल्गोरिदम, ठीक है। एडवर्सेरियल एल्गोरिदम, ये था दूसरा हमारा दिक्कत, ठीक है सर। तो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा कि एडवर्सेरियल एल्गोरिदम, ये आपको दूसरा लिखना है, ठीक है सर। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको। एडवर्सेरियल एल्गोरिदम, ठीक सर, ये हो गया। उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है कि सर पैसेज पे बेस्ड है, ठीक है। वी वाई इंटरनेशनल कॉपरेशन कंसीडर इसेंशियल इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड व्हाट स्पेसिफिक चैलेंजेस मेक इट नेसेसरी। ठीक है सर। अब इस आंसर को आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। इस आंसर को अगर आप कहेंगे कि आप डायरेक्टली पैसेज से लिख सकते हो तो नहीं, क्योंकि आपको इसमें अब समझ के लिखना है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन क्यों जरूरी है, कंसीडर क्यों करना चाहिए टेररिज्म को क्या कहते हैं खत्म करने के लिए, और स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या हमको नेसेसरी आते हैं कि हमको इसको क्या कहते हैं कि करना पड़ा, ठीक है सर। तो आपको इसमें अब आपको थोड़ा सा आंसर को एक्सप्लेन करना होगा कि हमारे पास क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले कि इंटरनेशनल कॉपरेशन, जो पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन क्यों जरूरी है, तो इंटरनेशनल कॉपरेशन क्यों जरूरी है, तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि इंटरनेशनल कॉपरेशन ये जरूरी है कि आप अभी पैसेज पढ़ रहे थे तो हमने मालूम किया था कि जो टेररिज्म है वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं है, वो दो कंट्रियों में हो सकता है, 10 कंट्रियों में हो सकता है, 12 कंट्रियोयों में हो सकता है। तो जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो मल्टीपल ज्यूरिडिक्शन में क्या कहते हैं ऑपरेट करती हैं। ये जो टेररिज्म होता है, ये टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट ऑपरेट्स इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, मेनली होना चाहिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट्स इन मल्टीपल। थोड़ा सा आपको अगर अच्छा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं ज्यूरिस्डिक्शन, ठीक है सर। या आप कंट्री भी लिख सकते हैं, कोई बहुत वो नहीं है, पर हाँ इस पे थोड़ा सा मतलब एक लैंग्वेज जो निकल के आती है ज्यूरिस्डिक्शन। तो जो हमारे पोरस बॉर्डर को क्या कहते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड एक्सप्लॉइट आवर पोरस बॉर्डर्स, ठीक सर। इसीलिए हमको क्या कहते हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन की जरूरत है, क्योंकि टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत सारे ज्यूरिडिक्शन या कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं और एक्सप्लॉइट करती हैं पोरस बॉर्डर को, अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में है, तो इसीलिए इंटरनेशनल कॉपरेशन रहना बहुत जरूरी है, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं कि कौन कौन से वो क्या कहते हैं व्हाट वाज द स्पेसिफिक चैलेंजेस जो हमको नेसेसरी मेक करते हैं, तो उनका चैलेंजेस हमको हमने पढ़ा था क्या क्या चैलेंजेस उनके द्वारा किया जाता है। तो उनके द्वारा सबसे पहले अगर वो क्या कहते हैं बॉर्डर को क्रॉस करते हैं इस तरीके से, तो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कम्युनिकेशन चैनल, वो इनक्रिप्टेड होता है। आपने पढ़ा था ना इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल, चैनल का यूज करते हैं वो, ठीक है। दूसरा उनका जो फाइनेंशियल, आपने पढ़ा था कि फाइनेंशियल नेटवर्क है,
वो बहुत सारी मल्टीपल कंट्रीज में है, मल्टीपल कंट्रीज में, ठीक है। और जो ट्रांसनेशनल नेचर है क्राइम का, जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि मेनली पाकिस्तान के द्वारा टेररिस्ट भेजे जाते हैं और वो क्राइम करते हैं, तो हमारे पास अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा वो सपोर्टेड ना होते, वो नॉन स्टेट एक्टर होते, स्टेट एक्टर ना होते, तो हम पाकिस्तान के साथ मिलकर उसको खत्म कर सकते थे, ठीक है सर। उसी तरीके जैसे हम म्यांमार के साथ मिलकर बहुत सारे क्या कहते हैं वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करते हैं, उसी तरीके से, पर अगर पाकिस्तान का सपोर्ट रहता है उनके टेररिस्ट को, तो हम क्या कहते हैं कि उनको खत्म नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया। आपको क्या करना है अब, ये तो भी 4 क्वेश्चन है ना सर, ये एक होगा मेरे हिसाब से, एक और, हाँ एक और है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब आप क्या करोगे कि जब मैं ये भी पैसेज करा दे रहा हूं, जब मैं ये इससे करा दूंगा, ये जो पेपर करा दूंगा, इसके बाद आप मुझे सारे आंसर्स लिख के भेजोगे, ठीक है। मैं चेक करूंगा कि आपने पढ़ा है, लिखा है कि नहीं। सेम चीज को पढ़ के लिख लो, इतना भी कर लोगे ना सर, तो कम से कम बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे, ठीक है। तो ये हो गया सर क्वेश्चन नंबर, क्या कहते हैं, 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है कि द पैसेज सजेस्टेड दैट इंटेलिजेंस एजेंसी फेस अ क्रिटिकल डिलेमा इन फ्यूचर। फ्यूचर में इंटेलिजेंस एजेंसी एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ने वाली है, ठीक है। व्हाट इज दिस डिलेमा एंड व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो क्रिटिकल डिलेमा इंटेलिजेंस एजेंसी फेस करने वाली है कि टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन को कैसे बैलेंस करेंगे और सर्विलांस कैपेबिलिटीज को कैसे बढ़ाएंगे, और उनको प्रोटेक्ट भी करना था, क्या कहते हैं, सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ये हमने पढ़ा था आखिरी वाले पैसेज में शायद, ठीक है सर। ये शायद मैंने लास्ट वाले पैराग्राफ में पढ़ा था, एक मिनट में यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये रहा, ये वाला रहा, हाँ। लुकिंग अहेड, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी एंटिसिपेट करनी चाहिए फ्यूचर वारफेयर सिनेरियोज और मेंटेन करना चाहिए ऑपरेशनल रिस्ट्रेंट टू अवॉइड कोलेटरल डैमेज, ठीक है। बैलेंसिंग टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन विद रिस्पेक्ट फॉर सिविल लिबर्टीज, इंश्योरिंग दैट इनहैंस सर्विलांस कैपेबिलिटीज डू नॉट इरोड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो यहाँ से हमारा पहला आंसर निकल के आ जाता है कि जो ये क्रिटिकल डिलेमा था उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या फेस करने वाली थी, टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन को बैलेंस करना और इनहेंस करना सर्विलांस कैपेबिलिटीज को, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को। उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा था व्हाट इज दिस डिलेमा, डिलेमा के बारे में बता दिया, एंड व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए जरूरी क्यों, क्यों जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा आपको सोच के लिखना होगा। ये हमेशा हर चीज पैसेज में आपको नहीं मिलेगी, ये आपको सोचना भी पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये क्यों ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, ठीक है, किसी सोसाइटी में अगर टेक्नोलॉजी एडवांस सोसाइटी में, मतलब डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, तो जो इवॉल्विंग थ्रेट्स हो रहे हैं उनसे कॉम्बैट करने में कई बार मिसयूज होने लगता है, या फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जो आप जब आप पढ़ोगे फंडामेंटल फ्रीडम के बारे में, फंडामेंटल फ्रीडम के बारे में, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे, मतलब जैसे मान लीजिए सर्विलांस पहले नहीं था, पहले लोग स्पाइंग करते थे, तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी एक पर्सन के द्वारा सुना जाएगा या देखा जाएगा, तभी आपकी चीजों को किसी और के द्वारा किसी और तक पहुंचाया जा सकता है। पर आज के समय में मोबाइल फोन है सबके पास, ठीक सर, मोबाइल फोन से, और वहां से आपके सारी चीजों को थ्रू सर्विलांस सारी चीजों को ले जाया जा सकता है किसी भी एजेंसी के द्वारा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, इस लास्ट वाले आंसर में आप लिखोगे, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, कई बार ऐसा होता है कि कॉम्बैट करने के लिए किसी थ्रेट को उसका मिसयूज या ओवर रीच हो जाता है, जिसकी वजह से फंडामेंटल फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स काफी ज्यादा, जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की मेन वैल्यूज हैं, वो खत्म हो जाती हैं। तो इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको इंश्योर करना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी प्रोटेक्ट रहे, ठीक है सर। आपको सिर्फ यही लिखना है, इसका भी आंसर आप मुझे लिख के जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैंने बता तो दिया कि आपको आंसर कैसे लिखना है, और इसका भी आंसर आप मुझे लिख के दीजिएगा। अगली बार जो, मतलब इसके बाद जो मैं कराने वाला हूँ आपको पैसेज, इसके बाद जो मैं पैसेज कराऊंगा, मतलब जो क्लास 4 होने वाली है, अगर आपने ऐसे ही सपोर्ट किया तो वीक में एक क्लास होगी, पर अगर आपने अच्छा सपोर्ट किया तो बहुत ज्यादा क्लासेस होंगी, एक एक अल्टरनेट डे पे क्लास होगी, रेगुलर मैं क्लास कर सकता हूँ। तो क्या कहता है कि तब मैं पैसेजेस के आंसर लिख के लाऊंगा, ठीक सर, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अगर रिप्लाई नहीं दोगे तो फिर मुझे आंसर भी लिख के लाना होगा। तो जैसे मैं पैसेज करा दिया, मैंने यहाँ पे समझा दिया, तो लास्ट में आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे तो आंसर मैंने नहीं लिख के दिए हैं, पर उस समय आपको आंसर भी मिल जाएंगे। तो ये हमारा पैसेज कंप्लीट होता है, ठीक है सर। अब आते हैं अगली चीज पे जो आती है हमारी, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। इस पे आपको क्या लिखना है, एस। तो आपको याद रखना होगा कि आपको एस कितने नंबर का लिखना है, 20 मार्क्स का लिखना है सर, ठीक है। कितने पेजेस का लिखना है, 3 पेजेस का लिखना है, ठीक सर। कितने वर्ड्स लिखने, 450 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं। एक पेज में 150 वर्ड्स, तो आपको 3 पेजेस लिखने होंगे, जिससे आपके 450 वर्ड हो जाए। तो जैसे आपने किसी भी ऐसे को देखा कि इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और उसके सोल्यूशन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है। इसको आपको तोड़ना है कितने भागों में, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में तोड़ना है। तो आपको इंट्रोडक्शन में तोड़ना है, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो इसके, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो क्या, मैंने ऐसे लिख के लाया है पर मैं अभी बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में जैसे मैं लिख सकता हूँ कि मीनिंग क्या हो सकती है इंटरनल सिक्योरिटी,
क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब अगर सिंपल लिखना चाहूँ तो मैं इंटरनल सिक्योरिटी की मीनिंग से इसको स्टार्ट कर सकता हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है किसी भी देश के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का ये बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। उसके साथ ही साथ इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे बात हो रही है, तो इंडिया के हिसाब से आप इंटरनल सिक्योरिटी बता सकते हैं कि हमारे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, ठीक है सर। साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट कितनी होती है, जैसे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट कितनी है इंटरनल सिक्योरिटी ये बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट कितनी है इंटरनल सिक्योरिटी ये बता सकते हैं, ठीक है। इंडिया के हिसाब से इंटरनल सिक्योरिटी क्या है बता सकते हैं, ठीक है। और या तो आप क्या कहते हैं कि हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं, आप ऐसे भी स्टार्ट करते हो कि ये चैलेंजेस इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी में है, ठीक है सर। यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। आपको एक इंट्रोडक्शन सबसे पहले जैसे ही आपने टॉपिक देखा इससे का आप क्या देखना इंट्रोडक्शन देखना कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखने वाले हो, और जो चीज इंट्रोडक्शन में लिखोगे उसी को क्या कहते हैं ऐड करते हुए आपको बॉडी का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट करना होगा। तो जो बॉडी का हमारा फर्स्ट पार्ट आएगा वो क्या कहते हैं हमारा लिंक रहेगा इस वाले पार्ट से। इस वाले पार्ट से अगर वो लिंक रहेगा तो कुछ अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे हमारे बात में पहला पूछ रहा है ये कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, उसके चैलेंजेस और सॉल्यूशन। तो अगर हम चैलेंजेस से स्टार्ट करते हैं कि हमारे चैलेंजेस ये हैं, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं कि डायमेंशंस क्या-क्या हैं उसके चैलेंज के। तो हम यहाँ पे बॉडी में डायमेंशंस को ऐड कर सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या है इंडिया के और उसके डायमेंशंस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी अगर क्या कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के डायमेंशंस आप चैलेंजेस में बात की जाए कि चैलेंजेस के कौन-कौन से डायमेंशंस हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे चैलेंजेस में बात करें, तो सबसे पहला हमारा टेररिज्म क्या कहते हैं चैलेंज है टेररिज्म, हमारे प्रिय देश पाकिस्तान से जो आता है। उसके बाद जिसमें स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और पाकिस्तान का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। दूसरा हमारा खुद का चैलेंजिज़्म नक्सलवाड़ी के एक छोटे से क्या कहते हैं विलेज से निकला हुआ नक्सलिज़्म, ठीक सर। तीसरा हमारा नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी, ठीक सर। चौथा अगर मैं बात करूँ तो आप लिख सकते हैं हमारी बहुत ही अच्छी कम्युनलिज़्म एज़ अ चैलेंज, ठीक है, जिसमें आइडेंटिटी बेस्ड वायलेंस होता है। आप देखते होंगे कि मैं नहीं बात करना चाहता इस पे, पर फिर भी, ठीक है, आप देखते होंगे कम्युनलिज़्म आप कहीं न कहीं देखते हो। साथ ही साथ आपको और चैलेंज क्या मिल जाएगा, अभी मैंने ऊपर एक पैसेज कराया जिसमें आपको साइबर सिक्योरिटी, ये भी चैलेंज है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। फिर आप क्या कह सकते हो बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज़, ठीक है, ये भी हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत-बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो खुले हुए हैं, किसके साथ म्यांमार के साथ भी काफ़ी खुले हुए हैं और आपके साथ क्या कहते हैं नेपाल के साथ काफ़ी खुले हुए हैं। तो वहाँ से क्या कहते हैं पोरस बॉर्डर होने की वज़ह से आसानी से लोग आ जा सकते हैं। बांग्लादेश के पास हमारे पास कई जगह फेंसिंग नहीं है, तो वहाँ पे पाकिस्तान के पास हमारे पास काफ़ी फेंसिंग नहीं है या वहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ आप फेंसिंग नहीं कर सकते। तो बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। ठीक है सर, तो ये आप इसके बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस बता देंगे, इकोनॉमिक चैलेंजेस बता देंगे। एनवायरनमेंट पर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये पर मेनली आप पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आप इसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बताएँगे कि उस चैलेंजेस के लिए क्या-क्या बताया गया है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी भी डाल देता हूँ इसी में, पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक सर? जिसमें आप बताएँगे क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूशनल साथ ही साथ लीगल जिसमें आप क्या कहते हैं आईपीसी अब तो खत्म हो चुका है वो, बीएनएस क्या कहते हैं बीएनएस और फिर उसके बाद भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएसएस सुरक्षा संहिता और फिर उसके बाद कुछ पॉलिसी और फ्रेमवर्क में हो जाएगा यूएपीए, एनआईए हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं कि हमारी क्या कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस हो जाएँगी, जिसमें आप क्या कहते हैं बताएँगे सीएपीएफ्स के बारे में, आईबी के बारे में, एनआईए के बारे में, रॉ के बारे में, फिर स्टेट पुलिस के बारे में। फिर उसके बाद फिर आप टेक्नोलॉजिकल क्या कहते हैं इंटेलिजेंस और मेजर्स के बारे में बात करेंगे। जिसमें आपके क्या कहते हैं नेट ग्रिड मैंने अभी कराया नेट ग्रिड। मैंने इसीलिए इस तरीके का मैं अब लेके आऊँगा ना आपके पास पैसेज जिससे आपको काफ़ी चीज़ें काफ़ी नॉलेज भी मिल जाए। नेट ग्रिड करा दिया, सीसीटीएनएस करा दिया, क्राइम्स जो रिलेटेड होंगे आपके उससे साइबर टेररिज्म से। फिर इसके बाद आप लास्ट में क्या करोगे एक वे फॉरवर्ड दे दोगे कि हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, वे फॉरवर्ड दे दोगे और फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं लास्ट में कंक्लूड करोगे। तो ये होगा आपका एक जो आप इस टॉपिक को देख के कि इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस और सॉल्यूशन क्या है, इसमें आपको एक एस्से जो लिखना है, इस टॉपिक को देखते हुए जो एक आपके माइंड में ब्लूप्रिंट निकल के आना चाहिए, वो कुछ ऐसा निकल के आना चाहिए कि आपको ये चीज़ें लिखनी है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन 30 टू 50 वर्ड्स के लिखने हैं, ठीक सर? उसके बाद ये पूरी बॉडी में कम से कम आपको 9 पैसेज लिखने हैं और हर कोई इतने ही वर्ड्स का रहना चाहिए और साथ ही साथ फिर 50 टू 70 वर्ड्स में आपको कंक्लूड कर देना है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से मालूम होना चाहिए। तो अब मैं बात कर लेता हूँ जल्दी से इस एस्से पे, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया आपका एस्से और आपको एस्से के बारे में मालूम रहना चाहिए। तो इस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे देखिए बताया हुआ है कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या है। इंटरनल सिक्योरिटी क्या है? बेडरॉक होती है जहाँ पे ईडीफाइस होता है, नेशनल प्रोग्रेस रेस्ट करती है, ठीक है सर? याद रखिएगा। डाइवर्स एंड वास्ट कंट्री जैसे कि इंडिया है, प्लुरलिस्टिक सोसाइटी हमारे पास, कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है और सेंसिटिव नेबरहुड है हमारे। तो इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
अनलाइक एक्सटर्नल थ्रेट्स विच आर विजिबल एंड आइडेंटिफिएबल, जो हमारे एक्सटर्नल थ्रेट होते हैं जो हमको विजिबल होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कई बार ऐसे होते हैं जो मल्टी डायमेंशनल होते हैं और उनका रूट जो होता है वो सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट होता है। जो ओनली इंडेंजर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ही नहीं इंडेंजर करते हैं, कई बार वो थ्रेटन करते हैं सोशल हार्मनी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को भी। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आपने बता दिया, अब आपने बॉडी को स्टार्ट किया, इससे ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट परसिस्टेंट थ्रेट टू इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट क्या है? वो है हमारा टेररिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर इंटरनल सिक्योरिटी में कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट क्या है आपके लिए, तो ना आपके लिए वो इंसर्जेंसी है, ना आपके लिए वो पोरस बॉर्डर है, ना आपके लिए बॉर्डर मैनेजमेंट है, वो है टेररिज्म, सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है। पर्टिकुलरली स्टेट स्पॉन्सर्ड, जो कि स्टेट के द्वारा बैक किए जाते हैं, और वो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो कि पाकिस्तान से होता है, ठीक है सर। रेडिकलाइजेशन करना, ऑनलाइन प्रोपोगेंडा चलाना, रिक्रूट करना यूथ को इनटू एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज के लिए, और उनको यूज करना मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना कम्युनिकेशन के लिए, और फाइनेंसिंग करना, ऐड करता है एक नया लेयर और कॉम्प्लेक्सिटी इन द टेररिज्म फील्ड, ठीक है। स्लीपर सेल्स एंड लोन वुल्फ अटैक, आपको मालूम होना चाहिए कि स्लीपर सेल्स क्या होती है और लोन वुल्फ अटैक क्या होती है। आपको क्या कहते हैं, कई बार इंटरव्यू में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि लोन वुल्फ अटैक्स क्या होते हैं या लोन वुल्फ किसे कहा जाता है, ठीक है। अटैक्स फर्दर कॉम्प्लिकेट द सिक्योरिटी लैंडस्केप, तो आपको मालूम होना चाहिए इन दोनों के बारे में, ठीक है। आगे चलता हूं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे टेररिज्म के बारे में बात कर लिया हमने। अब दूसरा हमने क्या टॉपिक बताया था, नक्सलिज्म। यहाँ पे नक्सलिज्म के बारे में बात कर लिया। नक्सलिज्म, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है। नक्सलिज्म ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बाय पास्ट गवर्नमेंट के द्वारा, हैज इट्स रूट इन सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन एंड लैंड एलिएशन एंड लैक ऑफ development in tribal areas. Though its geographical spread has reduced in recent years, the Red Corridor still poses challenges through sporadic attack on security forces and इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको मालूम होना चाहिए कि रेड कॉरिडोर क्या होता है, रेड कॉरिडोर में कौन कौन से स्टेट आते हैं, इस समय रेड कॉरिडोर कितना सीमित हो चुका है, कौन कौन से स्टेट में रह चुका है, ये चीजें आपको मालूम ही होनी चाहिए, ठीक है सर। ये सिर्फ ऐसे लिखना है, ठीक है, मैंने ऐसे लिख के लाया, पर आपको इन चीजों से ये चीजें भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये चीजें आपके इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछी जाएंगी। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर टीयर 2 ही देना, इंटरव्यू नहीं देना है, तो ठीक है। तो आपको ये चीजें भी मालूम रहनी चाहिए, ठीक है। स्पॉर्डिक अटैक्स होते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पे रेड कॉरिडोर्स में काफी ज्यादा, किसके द्वारा, नक्सलाइट्स के द्वारा। उसके बाद देखिए, पहले सर हमने टेररिज्म पे बात, पहले हमने इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, बेडरॉक होती है किसी भी कंट्री के लिए, वो चीजें को बात की। फिर उसका सबसे बड़ा थ्रेट टेररिज्म पे बात किया, दूसरा बड़ा थ्रेट हमने नक्सलिज्म पे बात किया, पर अब नक्सलिज्म काफी कम हो चुका है, आप इसमें डेटा भी दे सकते हैं। तीसरा हम नॉर्थ ईस्ट रीजन पे इंसर्जेंसी की बात कर लेते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन विद द एथनिक डाइवर्सिटी एंड हिस्ट्री, सेपरेटिस्ट मूवमेंट कंटिन्यूज टू विटनेस इंसर्जेंसी, ठीक है सर। आपको इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, टेररिज्म, तीनों में डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए। इशूज ऑफ इलीगल माइग्रेशन, डेमोग्राफिक चेंजेस एंड पोरस बॉर्डर विद म्यांमार एंड बांग्लादेश exacerbate the problems. While peace accords have brought some stability, dormant groups and cross-border linkages remain a concern. ठीक है, इस आपको एक पैसेज में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको देखिए क्या समझ में आया। यहाँ पे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में इतनी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हिस्ट्री रही है सेपरेटिस्ट मूवमेंट का, जिसकी वजह से इंसर्जेंसी यहाँ पे बढ़ी है। फिर मैंने बताया कि इंसर्जेंसी का इशू क्या क्या है, इलीगल माइग्रेशन है, डेमोग्राफिक चेंजेस है, और पोरस बॉर्डर है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। फिर मैंने यहाँ पे बताया कि अभी में पीस अकॉर्ड काफी ज्यादा चल रहे हैं और स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, डॉर्मेंट ग्रुप्स और क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस की वजह से, क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस और डॉर्मेंट ग्रुप की वजह से अभी भी एक कंसर्न है। तो ये समझ में आ रहा है, कोई मैसेज एकदम पर्टिकुलरली एकदम एसए की तरीके से लिखा हुआ है। पहले प्रॉब्लम बताई, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम में और क्या क्या मेनली दिक्कत है, फिर उसके बाद हमने भी बताया कि पीस अकॉर्ड चल रहा है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, पर ये दिक्कत और भी है। एक पैसेज में भी मैंने ऐसे लिख दिया है, अगर आप देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनलिज्म के बारे में बताया कि कम्युनल राइट्स होते हैं, कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है, इथनिक क्लैसेस होते हैं पीरियडिकली जो डिस्टर्ब करते हैं हमारे इंटरनल पीस को, मिसयूज करते हैं सोशल मीडिया टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच हैज एम्पलीफाइड द स्केल ऑफ स्पीड ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट। दीज इंसिडेंट नॉट ओनली कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट आल्सो इरोड करता है ट्रस्ट अमंग द कम्युनिटीज। दो कम्युनिटीज एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हिंदू मुस्लिम कई जगह पे ट्रस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे पे, क्यों, कम्युनलिज्म की वजह से, कास्ट बेस्ड वायलेंस की वजह से। क्या कहते हैं, लोअर ग्रुप अपर ग्रुप के अगर कास्ट को मैं देखा हूँ, हिंदुइज्म में भी मैं दो कास्ट को लेकर चलूँ, कई बार वहां पे एक दूसरे पे ट्रस्ट का जो मामला है वो बहुत कम है। उसी तरीके से जैसे जैसे डिजिटल एज बढ़ता जा रहा है, साइबर थ्रेट इमर्ज हो रहा है एज अ न्यू फ्रंटियर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, हैकिंग ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रैंसमवेयर, अभी हमने पढ़ा था आपका एक अटैक चाइना के द्वारा हमारे क्या कहते हैं पावर ग्रिड पे किया गया, रैंसमवेयर अटैक, फिशिंग स्कैम एंड द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज pose risk of both national security and individual citizen. Cyber warfare, often backed by hostile state, has the potential to cripple essential services like banking, power grid and defense system. जैसे अभी हमने बताया कि किसके द्वारा बैक किया गया, चाइना के द्वारा बैक किया गया। तो जो चाइना के द्वारा बैक किया हुआ, किसी भी कंट्री के द्वारा बैक किया हुआ कोई भी अटैक काफी ज्यादा दिक्कत करता है हमारे लिए। इंडिया का लॉन्ग और पोरस बॉर्डर, ठीक है, हमारे पास लॉन्ग एंड पोरस बॉर्डर है किसी देश के साथ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के साथ।
जो बॉर्डर मैनेजमेंट को एक डॉन्टिंग टास्क बनाता है। ठीक है, स्मगलिंग ऑफ आर्म होना, नार्कोटिक्स का स्मगलिंग, काउंटरफीट करेंसी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ पे काफी ज्यादा है। कोस्टल सिक्योरिटी स्पेशली आफ्टर द 26/11 एंड मुंबई अटैक्स हैज आल्सो बिकम अ क्रिटिकल एरिया ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पोरस बॉर्डर के बारे में बता दिया। आगे फिर हमने मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला नेटवर्क एंड काउंटरफीट करेंसी अंडरमाइन द फाइनेंशियल सिस्टम, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस माइग्रेशन, रिसोर्स कंफ्लिक्ट एंड नेचुरल डिजास्टर आल्सो हैव सिक्योरिटी इंप्लीकेशन पर्टिकुलरली इन वल्नरेबल रीजन्स। आगे चलते हैं। इंडिया हैज डेवलप्ड रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एड्रेस दीज चैलेंजेस। इन चैलेंजेस को खत्म करने के लिए इंडिया ने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कौन कौन से बनाया है? लॉज सच एज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए एक्ट इंपावर करती है एजेंसी को कॉम्बैट करने के लिए टेररिज्म। सिक्योरिटी फोर्सेस लाइक हमारे सीएपीएफ हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एनालिसिस विंग है, और क्या कहते हैं कि प्ले करता है क्रूशियल रोल। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स लाइक नेटग्रिड, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सीसीटीएनएस एंड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्ट्रेंथन करता है हमारी इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन को। हाउएवर द इशू ऑफ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मॉडर्नाइजेशन रिमेन अ क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम। ठीक है सर, ये थोड़ी सी हमारे पास एक इशू है। Addressing the root cause of extremism requires inclusive development, reduction of inequalities, and empowerment of marginalized communities. Development projects in conflict-prone areas, coupled with effective delivery of welfare scheme, can reduce alienation. ठीक है, तो अगर एड्रेस करें हम रूट कॉज, जो किसका है, एक्सट्रीमिज्म का रूट कॉज, अगर हमको क्या कहते हैं पता करना है, तो उसके लिए हमको इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना होगा, रिड्यूस करना होगा इनक्वालिटीज को, एम्पावर करना होगा मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को, और डेवलप करना होगा प्रोजेक्ट्स कंफ्लिक्ट प्रोन एरियाज में कपल्ड करने के साथ, उसके साथ साथ क्या कहते हैं इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम एज वेल एज एलिनेशन को कम करना होगा। मॉडर्नाइजेशन करना होगा पुलिस फोर्सेस का, बेटर करना होगा उनकी ट्रेनिंग को, इक्विपमेंट्स को, फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज को, बहुत ज्यादा जरूरी है। जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनानी होगी, टेरर और सिक्योरिटी रिलेटेड केसेस से रिलेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनानी होगी, इंश्योर करना होगा टाइमली जस्टिस और डिटरेंस। ठीक है, सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड बाय स्टेट अलोन, स्टेट के ही द्वारा सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी नहीं क्या कहते हैं कि इंश्योर की जा सकती है। कम्युनिटी पुलिसिंग, सिविक एजुकेशन और काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाने होंगे, जिसमें सिविल सोसाइटीज भी मिली हो, रिलीजियस लीडर्स भी एक साथ आए और एक बिल्ड करे रेजिलियंस अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज। ठीक है, स्मार्ट फेंसिंग, एडवांस स्मार्ट फेंसिंग आपको पता होना चाहिए किस तरीके से होती है, कौन कौन से बॉर्डर पे हो रही है। एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग बॉर्डर फोर्सेस आर वाइटल। कोस्टल सिक्योरिटी कैन बी स्ट्रेंथेन्ड बाय इन्वॉल्विंग लोकल फिशरमैन एज द आई एंड ईयर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, मतलब ये भी करना चाहिए। साथ ही साथ एक कंप्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, मस्ट इंप्लीमेंट विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पे डिजिटल लिटरेसी कैंपेन भी चलाना होगा, साथ ही साथ एम्पावर करना होगा सिटीजन को और सेफगार्ड करना होगा उनको साइबर थ्रेट के अगेंस्ट। गिवन द ट्रांसनेशनल नेचर ऑफ मेनी थ्रेट, बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स हैं कि वो जो ट्रांसनेशनल है, एक कंट्री में नहीं बहुत सारी कंट्रीज में है, तो इंडिया को कॉपरेशन रखना होगा अपने नेबर्स के साथ, ग्लोबल पार्टनर्स के साथ, इंटेलिजेंस शेयर करना होगा, ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करनी होगी, कोलैबोरेशन करना होगा, टेरर फाइनेंसिंग और नेटवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, इंटरलिंक्ड है और वो बदलता जा रहा है। दे कैन नॉट बी एड्रेस थ्रू फोर्स अलोन, सिर्फ और सिर्फ वो फोर्स से खत्म नहीं किया जा सकता। ये रिक्वायर करता है बैलेंस अप्रोच दैट कंबाइंस हार्ड पावर विद सॉफ्ट मेजर, हार्ड पावर के साथ सॉफ्ट मेजर भी लेने पड़ेंगे। स्ट्रेंथ करना होगा हमको, इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, लेवरेजिंग करना होगा टेक्नोलॉजीज को, और फर्स्ट करना होगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एज द की टू बिल्डिंग अ सिक्योर एंड रेजिलिएंट इंडिया। रेजिलिएंट इंडिया बनाने के लिए हमको ये सारी चीजें, जैसा कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कहा गया है, यू कैन चेंज फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों को तो बदल सकते हैं पर अपने नेबर्स को नहीं। तो हमारे नेबर्स के साथ हमको एक ऐसा रिलेशन बनाना होगा जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अच्छे से बात कर सके और टेररिज्म को खत्म किया जा सके। इंडिया मस्ट सिक्योर इट्स इंटरनल फ्रंटियर्स व्हाइल साइमल्टेनियसली इंगेजिंग इन डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन एंड इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी। तो ये हो गया सर हमारा एससे कंप्लीट। ये हमारा क्या हुआ सर, एससे हुआ कंप्लीट। ठीक सर, आपको भी कुछ इसी तरीके से एस्से लिखना होगा। मैंने ये एस्से काफी बड़ा लिखा है, आपको मतलब काफी इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, पर आपको क्या करना है, इस एस्से को 450 वर्ड में करके मुझे देना होगा। कहाँ पे? ग्रुप में आ जाइएगा, ग्रुप में मैं ले लूंगा, फिर आपकी चीजों को चेक करूंगा कि आपने अच्छी चीजों को हटाया या खराब चीजों को। फिर उसके बाद तो आ जाते हैं, हमने क्या कहते हैं कंप्रीहेंशन कर लिया, हमने एस्से कर लिया। अब मैं आऊंगा किस पे, 2 लॉन्ग आंसर हमको लिखने होते हैं, इसमें 10-10 मार्क्स के आते हैं। तो मैंने लॉन्ग आंसर एक 17 अक्टूबर अभी जो चल रहा है उसकी न्यूज उठाई है, और एक 16 अक्टूबर की न्यूज उठाई है, क्योंकि जो करंट अफेयर बेस्ड होता है मेनली वही आते हैं। उसमें भी इकोनॉमिक्स, सोशियो पॉलिटिकल चीजें ज्यादा आती हैं, तो इन चीजों पे मैं फोकस करूंगा। ठीक है सर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रिसेंटली ने अर्ज किया सेंट्रल बैंक्स को कि प्रमोट करें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ओवर स्टेबल कॉइन्स की जगह पे, मतलब स्टेबल कॉइन्स की जगह पे। उन्होंने रिस्क भी बताया मॉनेटरी पॉलिसी, कैपिटल फ्लोज और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का।
Discuss the rationale behind preferring CBDCs over stablecoin in the context of Indian financial stability. Also examine the challenges and opportunity that CBDC presents for Indian economic and global financial system. अगर आपको CBDC के बारे में नहीं मालूम, आपके करंट अफेयर की नॉलेज नहीं है, आपको क्या कहते हैं कि स्टेबल कॉइन्स के बारे में नहीं मालूम है, और क्या कहते हैं कि थोड़ा सा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमी के बारे में नहीं मालूम है, तो आप ये आंसर नहीं लिख पाओगे, कुछ भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि पहले मैं आंसर को कैसे लिखूंगा। ठीक है सर, थोड़ा सा पहले इस आंसर को लिखने से पहले इस आंसर को किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ कि इस आंसर को किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मैंने अभी ऊपर एसए को बताया ना, उसी तरीके से इसको भी बता रहा हूँ, एकदम इजी तरीके से आपको लिखना है। आपको इसको 3 भागों में डिवाइड कर देना, इंट्रो, बॉडी, पार्ट, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है सर, तो आप इंट्रो में क्या लिख सकते हो, अगर आपको यहाँ से दिख के समझ में आ जाए, जैसे हमने इंटरनल सिक्योरिटी को लिखा था, उसी तरीके से यहाँ पे मैं सीबीडीसी बता सकता हूँ क्या होता है। ठीक है, ब्रीफली, या स्टेबल कॉइन्स, सीबीडीसी के साथ साथ मुझे स्टेबल कॉइन्स भी बताना होगा, स्टेबल कॉइन्स क्या होता है। ठीक, साथ ही साथ ये भी स्टार्ट कर सकता हूँ कि आरबीआई गवर्नर जी ने जो ये चीज कही है वो क्यों कही है, या इसी को स्टार्ट करते हुए मैं लिख सकता हूँ कि आरबीआई गवर्नर ने ये जो चीजें कही हैं वो इस तरीके से है। फिर इसके बाद हमको क्या करना होगा, तब हमारे पास बॉडी पार्ट आएगा। बॉडी पार्ट में हम क्या कहते हैं, सीबीडीसी को और एक्सप्लेन करेंगे, सीबीडीसी क्या होती है, सबसे पहली चीज। फिर उसके फीचर्स क्या होते हैं हमको ये मालूम होने चाहिए। ठीक सर, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स हमको मालूम होने चाहिए, जैसे हमारा सीबीडीसी क्या है, हमारा सीबीडीसी क्या है, ई रूपी, यही वाला सिंबल है ना सर, ई रूपी। ठीक है, जैसे चाइना का क्या है, ई CNY है। इसी तरीके से हमको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमारा इसमें दूसरा क्या था, पहला सीबीडीसी था, दूसरा हमारा क्या था, स्टेबल कॉइन के बारे में। इसके बाद हमको स्टेबल कॉइन के बारे में मालूम होना चाहिए कि स्टेबल कॉइन क्या होता है। ठीक है सर, फिएट कमोडिटी क्या होती है, पेग्ड बाय फिएट होता है या कमोडिटी होती है, प्राइवेट इशुएंस होता है कि क्या कहते हैं, सॉवरेन बैक्ड होता है। एग्जांपल क्या क्या है ये मालूम होना चाहिए, जिससे आपको एक मालूम होगा, यूएसडीटी यूएसडीटी है, एक स्टेबल कॉइन है, यूएसडीसी है, ये भी एक है। तो इस तरीके से कुछ स्टेबल कॉइन्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो आरबीआई के द्वारा कहा गया कि क्या कहते हैं कि सीबीडीसी को प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो उसके मतलब उस पर आप भी लिख सकते हैं एक दो लाइन की आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, प्रेफरेंस क्यों देनी चाहिए सीबीडीसी को ओवर स्टेबल कॉइन्स, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, इसमें आप पहले क्या लिखोगे, मॉनेटरी पॉलिसी सॉवरेनिटी लिखोगे कि अगर सीबीडीसी पे कंट्रोल रहेगा तो क्या कहते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इजीली। तो ये कुछ चीजें आपको बॉडी में लिखनी होंगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या कहते हैं, सीबीडीसी के ओवर में आप ये लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कंसर्न बहुत ज्यादा है, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सीबीडीसी में गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल रहेगा तो आसानी से किया जा सकता है, वहीं उसमें नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ आप उसमें क्या कहते हैं, रिस्क को बता सकते हैं। इसके बाद आप इसमें रिस्क को बता सकते हैं कि कितने रिस्क इन्वॉल्व है, अगर क्या कहते हैं स्टेबल कॉइन्स को हम लेंगे, सीबीडीसी को ना ले दो। ट्रस्ट, क्योंकि भाई अगर किसी गवर्नमेंट के द्वारा, आप किसी कंट्री में रह रहे हो और वहां की गवर्नमेंट के द्वारा कोई चीज इशू की जा रही है, तो उस पर आपको ट्रस्ट भी रखना पड़ेगा। ये स्टेबल कॉइन पे आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप सीबीडीसी पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या था इसमें, एक मिनट पहले देख लूं, पहला था प्रमोट करना सीबीडीसी। ठीक है, डिस्कस द रैशनल हमने बता दिया, सीबीडीसी ओवर स्टेबल कॉइन। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आल्सो एग्जामिन द challenges and opportunity that CBDC present before Indian economy and global financial system। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है ना, पहले अपॉर्चुनिटीज पे भी बात कर लेते हैं, फिर सीबीडीसी। पहले आपको अपॉर्चुनिटीज पे बात करनी है, फिर चैलेंजेस। याद रखिएगा, पहले अपॉर्चुनिटीज पे बात होती है, फिर चैलेंजेस पे बात होती है। तो अगर मैं चैलेंजेस से पहले अपॉर्चुनिटीज पे बात करूं तो इफिशियंसी हो जाएगी। सीबीडीसी आने से आपको मालूम होना चाहिए सीबीडीसी क्या होती है। ठीक है, इफिशियंसी आ जाएगी। फिर उसके बाद एक सेकेंड, फिर इसके बाद आपको क्या कहते हैं कि सीबीडीसी से फाइनेंशियल इंक्लूजन आसान रहेगा, सब लोग जुड़ जाएंगे। पहले आपको मालूम होना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन भी क्या होता है। फिर ट्रांसपेरेंसी रहेगी काफी ज्यादा, मालूम चल पाएगा कि क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ मनी कहाँ से कहाँ हो रहा है। डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है सर, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। उसी तरीके से फिर आपको चैलेंजेस बताने हैं, जैसे चैलेंजेस में हमारे क्या क्या, सीबीडीसी के लिए हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी, अभी बहुत सारे लोगों के पास फोन ही नहीं है तो बहुत सारी चीजें चली जाएंगी। फिर इसके बाद प्राइवेसी, कि मालूम रहेगा पैसा कहाँ गया गवर्नमेंट को, तो आपको प्राइवेसी को क्या कहते हैं थोड़ा सा खतरा रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई डिस्ट्रप्शन आ गया, तब बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई डिस्ट्रप्शन आ गया, सर्वर ही नहीं चलता है, छुट्टी पे चले गए, तो चीजें दिक्कत हो जाएंगी। और फिर लास्ट में आपको थोड़ा सा कंक्लूड कर देना होगा, फिर मिला जुला के आपको ये सारी चीजें लिखनी है और लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है। तो आते हैं इस आंसर को, देखते हैं कि आपको इस आंसर को किस तरीके से लिखना है। ठीक है सर, यहाँ पे मैंने इस आंसर को लिख के लाया अच्छे से। ठीक है, जो एडवेंट है डिजिटल करेंसी का, अब ओपन किया है न्यू फ्रंटियर्स इन ग्लोबल फाइनेंस। ठीक है, while stable coins privately issued digital tokens, ठीक है, pegged to fiat currency। ठीक है, प्राइवेटली किसी के द्वारा इशू किया गया डिजिटल टोकन्स और जिसपे पेग्ड रहे फिएट करेंसी। ठीक है, जो कि अब ट्रांजेक्शन में क्या कहते हैं कि काफी ज्यादा बढ़ रही है। have gained traction, the RBI and has emphasized the need to prioritize central bank digital currency such as Indian e-rupee to safeguard monetary sovereignty and फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या कहते हैं स्टेबल कॉइन्स के बारे में चीजों, मतलब स्टेबल कॉइन्स में ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है, स्टेबल कॉइन्स के बारे में लोग काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, स्टेबल कॉइन्स काफी ज्यादा यूज में आ रहा है, तो आरबीआई के गवर्नर ने ये कहा कि भैया आप लोगों डिजिटल करेंसी पे ज्यादा फोकस करो, न कि
क्या कहते हैं कि इन सब कॉइन्स पे, ठीक है। तो सबसे पहला रेशनल, जो पहला क्वेश्चन का यही पॉइंट था ना कि रेशनल बिहाइंड प्रेफरिंग, ये देखिए यहाँ पे था ना, डिस्कस द रेशनल बिहाइंड, तो ये पहला पार्ट ही है कि आपको रेशनल मालूम होना चाहिए कि प्रेफर क्यों किया जाएगा। दूसरा क्या था, चैलेंजेस था, मतलब पहले आप अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे, फिर चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन कर देंगे, ठीक है। तो यही चाहिए आंसर समझ में आ रहा है। तो रेशनल क्यों है कि भैया कि प्रेफर क्यों किया जाए सीबीडीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल, ठीक है सर। सीबीडीसी इंश्योर करती है कि सेंट्रल बैंक अथॉरिटी रहेगी मनी सप्लाई पे, किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है, हमारी सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी पे कंट्रोल रखना है तो सीबीडीसी को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सीबीडीसी रहेगी तो ज्यादा रहेगी। एंड इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन अनलाइक स्टेबल कॉइन विच में डाइल्यूट पॉलिसी इफेक्टिवनेस, अगर स्टेबल कॉइन्स कहीं पे भी चलेंगी तो उस पर कंट्रोल सबसे पहले गवर्नमेंट का नहीं रहेगा और उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन है वो काफी ज्यादा डाइल्यूट हो सकती है। दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्टेबल कॉइन जो होते हैं वो ट्रिगर करते हैं डिजिटल डॉलराइजेशन, ठीक है। स्टेबल कॉइन ट्रिगर कर सकता है डिजिटल डॉलराइजेशन, कैपिटल फ्लाइट एंड सिस्टमेटिक रिस्क इफ रिजर्व आर ओपेक और मिसमैनेज। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कॉइन बनाया, स्टडी टू क्वालिफाई कॉइन, ठीक है सर। ये एक कॉइन है, ये एक कॉइन की वैल्यू जो होगी वो 100 रुपए के बराबर होगी, मैंने ये कहा कि 100 रुपए के बराबर होगी। और इस 100 रुपए को मैं बैक करूंगा किसके द्वारा, डॉलर के द्वारा मैं बैक कर सकता हूँ, इंडियन रूपी के द्वारा मैं बैक कर सकता हूँ, इंडियन रूपी के द्वारा मैं बैक कर सकता हूँ, या गोल्ड के द्वारा मैं बैक कर सकता हूँ। और मैंने ये स्टडी टू क्वालिफाई कॉइन को क्या कहते हैं रिलीज कर दिया, तो ये हो गई आपकी स्टेबल कॉइन। तो इस स्टेबल कॉइन को अगर मैं क्या कहते हैं कि अगर मैं ये नहीं बताऊं कि मैंने कितने को बैक किया या नहीं किया, मैं इशू ही करता चला जाऊं, अगर ये ओपेक रहे या मिसमैनेज्ड हो जाए मुझसे, तो क्या कहते हैं कि इस कॉइन की वैल्यू काफी ज्यादा गिर सकती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो दिक्कत में आ सकती है, इसीलिए। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा प्राइवेटली इशू किया गया है, तो ये क्या कहते हैं कि स्टेबल कॉइन रहेगा, ठीक है। ये दो चीजें होंगी। तीसरी आ जाती है रेगुलेटरी इंटीग्रिटी, ठीक है। सीबीडीसी रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और इलिसिट फ्लो, वाइल स्टेबल कॉइन जो कि ऑपरेट करते हैं रेगुलेटरी ग्रे जोन में, कि उनका जोन क्लियर नहीं रहता कि इनका यूज क्या किया जा रहा है। चौथा, ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी, सोवरेन बैंकिंग रहती है सीबीडीसी में, इंश्योर करता है क्रेडिबिलिटी अनलाइक प्राइवेट इशूअर्स जो क्या कहते हैं जिनका सॉल्वेंसी अनसर्टेन रहता है। गवर्नमेंट या क्या कहते हैं कंट्री कभी नहीं डूबेगी, मतलब ऐसा तो नहीं होता है, पर इंडिया एज अ कंट्री कभी नहीं ऐसा करेगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज सीबीडीसी क्या कहते हैं क्या है इंडिया में, इनहेंस करता है एफिशिएंसी ऑफ डोमेस्टिक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का, प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू डिजिटल वॉलेट्स, इंप्रूव करता है ट्रांसपेरेंसी ट्रेसेबिलिटी, कर्व करता है ब्लैक मनी और हवाला को, स्ट्रेंथ करता है इंडियन की डिजिटल इकोनॉमी को और फिनटेक इकोसिस्टम को। चैलेंजेस क्या क्या है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास काफी बेकार है, साइबर सिक्योरिटी क्या कहते हैं एक बड़ा चैलेंज है, बैलेंस करना है प्राइवेसी और ट्रेसेबिलिटी को, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है, प्रिवेंट करना डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग इंटरमीडिएशन को, ये भी काफी ज्यादा दिक्कत की बात है, इंश्योर करना पब्लिक अवेयरनेस और अडॉप्शन की सब लोग सीबीडीसी पे शिफ्ट हो जाए, तो ये थोड़ी सी चीजें जो चैलेंजेस है हमारे पास। सीबीडीसी रिप्रेजेंट करती है एक सोवरेन सिक्योर ट्रांसपेरेंट अल्टरनेटिव जो स्टेबल कॉइन की है और अलाइन करती है इंडिया का गोल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डिजिटल इनोवेशन। वाइल चैलेंजेस एक हमारे लिए हैं जो ई रूपी को रोल आउट करते हैं, कपल्ड करते हैं ग्लोबल कॉपरेशन और कैन पोजीशन इंडिया इन द फोरफ्रंट ऑफ द इवॉल्विंग डिजिटल फाइनेंशियल ऑर्डर। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, ठीक सर। तो आप ये कंक्लूजन दे सकते हो। तो आप अगर ऐसे आंसर लिखोगे तो आपको 10 आउट ऑफ 5, 6, 7 इतने मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है सर। तो यही नंबर आपको चाहिए ताकि आप अच्छा परफॉर्म करो, अच्छे नंबर ले आओ, तो टीयर 2 क्वालिफाई। आगे चलते हैं। गूगल ने अनाउंस किया है कि 15 बिलियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाएगा विशाखापट्टनम में, मार्क करेगा इट्स लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया टू डेट। क्रिटिकली एग्जामिन द पोटेंशियल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ सच एआई हब्स। सबसे पहले हमको क्या करना है, एग्जामिन करना है पोटेंशियल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ एआई हब्स, इंडिया ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड डिजिटल सोवरेनिटी, और व्हाट पॉलिसी मेजर्स शुड इंडिया अडॉप्ट टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स व्हाइल मिनिमाइजिंग रिस्क। ठीक है, मिनिमाइज करते हुए रिस्क को क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए इंडिया को ताकि सारी चीजें हो सके। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें इसमें क्या क्या मतलब मैं अगर बता दूं तो अगर थोड़ा सा मैं बता सकता हूं तो मैं इस चीज को अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बता दूं, ये चीज आप एज अ कॉपी पेस्ट इंट्रोडक्शन में कर सकते हो, इंट्रो में आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक सर, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फिर सिग्निफिकेंस बता सकते हो कुछ, जैसे विकसित भारत हमारा एक कैंपेन चला था, विकसित भारत था, हाँ विकसित भारत था, भारत VHARAT भारत 2047 विजन के बारे में बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर आपको अब क्या करना है, अब आपने ये सारी चीजें तो कर ली, अब आपको क्या बताना है, सबसे पहले एआई हब के बारे में, क्या कहते हैं एआई हब के बारे में। सबसे पहला बॉडी का पार्ट यही आएगा। सबसे पहले नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, कैसे करेगी इन्वेस्टमेंट। ठीक सर, पहली चीज ये हो जाती है। दूसरी चीज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है, हो जाती है सर। साथ ही साथ अब इसके बाद हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। बॉडी के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इससे क्या पड़ेगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट इससे क्या पड़ेगा। सबसे पहला बूस्ट करेगी हमारी जीडीपी को, ये मालूम होना चाहिए। एफडीआई बढ़ेगा,
ठीक है सर, अगर क्या कहते हैं कहीं से पैसा आएगा तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये तो मतलब काफी आसान है, आपको मालूम होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जिस रीजन में इन्वेस्टमेंट आएगी वहां पे डेवलपमेंट होगा, रीजनल डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं। जैसे कि विशाखापट्टनम में इसने इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो विशाखापट्टनम में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगा, बैलेंस होगा, ग्रोथ काफी ज्यादा, बैंक क्या कहते हैं उसके अगल बगल वाले एरिया में, जैसे बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया। अब इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इंडिया के लिए। फिर इसके बाद आप इसमें बात करेंगे एआई इनोवेशन एंड रिसर्च में इंडिया काफी ज्यादा आगे प्रोग्रेस करेगा, डिजिटल इकोनॉमी ग्रोथ होगा। ठीक है सर, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या कहते हैं कि सीबीडीसी के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं, वो यहाँ से आ जाएगी। हम ग्लोबली काफी कम्पिटिटिव हो पाएंगे, ग्लोबली काफी कम्पिटिटिव हो पाएंगे। ठीक है सर, इसके साथ साथ अब लास्ट में आप क्या लिखेंगे, चैलेंजेस एंड रिस्क, कि रिस्क क्या क्या है आपको आपको मालूम रहना चाहिए कि डेटा काफी आपका एक इंपॉर्टेंट है, तो डेटा की प्राइवेसी और उसका जो गवर्नेंस है वो काफी ज्यादा दिक्कत है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या होगी, जो ये चीज बनेगी इसका इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। स्किल गैप, क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो स्किल्ड हैं इस फील्ड में वो काफी ज्यादा आगे जा पाएंगे, बाकी चीजें क्या कहते हैं, बाकी लोग काफी पीछे रह जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ पॉलिसीज आपको बतानी होंगी और फिर इसके बाद कंक्लूड कर देना होगा। ये काफी इजी आंसर है, ये हो जाएगा। ठीक है सर, तो एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ। गूगल का डिसीजन 15 बिलियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना विशाखापट्टनम में एक लैंडमार्क इंडिया डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया की लार्जेस्ट एफडीआई टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में सिंगल द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ एआई इन शेपिंग फ्यूचर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा, ग्रोथ होगा और एफडीआई आएगी। जो हब बन रहा है इससे इंडिया की जो पोजीशन है एज अ ग्लोबल एआई डेस्टिनेशन वो काफी ज्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसका जीडीपी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट, डाटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विसेज और अलाइड इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, तो एफडीआई बढ़ा और ग्रोथ हुआ। ठीक है, जीडीपी में हमारे। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, डायरेक्ट जॉब होंगी एआई रिसर्च में, डाटा साइंस में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, अलॉन्ग विद इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज जैसे कि लॉजिस्टिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और सर्विसेज। रीजनल डेवलपमेंट होगा बाई सिचुएटिंग a hub in Visakhapatnam, investment and decentralized India's tech growth beyond Bengaluru, Hyderabad, प्रमोट करेगा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इंडिया के लिए, एआई इनोवेशन, कोलैबोरेट करना विद यूनिवर्सिटीज एंड स्टार्टअप, फास्टर कर सकती है इंडिजिनियस एआई मॉडल पे। डिजिटल इकोनॉमी, एआई एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन कैन एक्सेलरेट इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ करेगी इंडिया की एजुकेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड इनहेंस करेगी डिजिटल सोवरेनिटी को। चैलेंजेस क्या क्या है, डेटा गवर्नेंस, ठीक है, रिस्क ऑफ डेटा लोकलाइजेशन, प्राइवेसी एंड ओनरशिप। एनर्जी डिमांड, ठीक है, डेटा सेंटर्स को मौसी पावर एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से एक कंसर्न हो रहा है। स्किल गैप, इंडिया को अप स्किल करना पड़ेगा वर्कफोर्स के लिए एआई और मशीन लर्निंग में। डिपेंड हो जाएगी इंडिया एमएनसी पे, ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन टेक जाइंट्स लिमिट करेगी हमारी डोमेस्टिक ऑटोनॉमी। इंडिया शुड अडॉप्ट अ रोबस्ट डाटा प्रोटेक्शन लॉ, इन्वेस्ट इन एआई फोकस्ड स्किल, इंकरेज करनी चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इंश्योर रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है सर, गूगल का जो एआई हब है बोथ अपॉर्चुनिटी और एज अ टेस्ट है, विथ राइट पॉलिसी इंडिया लेवरेज कर सकती है, बिकम अ ग्लोबल एआई पावर हाउस व्हाइल सेफगार्डिंग इट्स इकोनॉमिक एंड डिजिटल सोवरेनिटी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इस तरीके से आपके पेपर आएंगे, इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है स्टडी टू क्वालिफाई पे, स्टडी टू क्वालिफाई पे जाना है। उसके बाद अगर आपने ये आईबीएससीआई वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो वहां पे जाके आप मुझे क्या कहते हैं इस वाले ग्रुप में जाओगे और यहाँ पे इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। यहाँ वाले ग्रुप के लिए आप मुझे क्या कहते हैं कि मैसेज डाल दोगे तो मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मुझे 25 स्टूडेंट ही चाहिए, पर मुझे अभी तक सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट से रिप्लाई आता है, बाकी किसी स्टूडेंट से रिप्लाई नहीं आता है। आपको यही पेपर लिख के अपने हैंड राइटिंग में, यार लिखना स्टार्ट कर दो, हैंड राइटिंग भी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए ना। आपको अपने हैंड राइटिंग में इस चीज को लिख के मुझे देना है। हैंड राइटिंग में आपको इस चीज को लिख के देना है मुझे, यही पूरा पेपर इसी तरीके से आपको मुझे लिख के देना है। सबसे पहले आपको पैसेजेस के सारे आंसर, फिर 450 वर्ड में 3 पेजेस में आपको क्या कहते हैं कि एस्से और लॉन्ग आंसर। नहीं लिख के दोगे नहीं चेक करूंगा, लिख के दे दोगे चेक कर दूंगा। क्लास देखोगे तो और क्लासेस कराऊंगा, नहीं देखोगे नहीं कराऊंगा। ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है ना, यहाँ पे मैंने किसी को प्रॉमिस तो किया नहीं। ठीक है सर, @study to qualify पे आप क्या कहते हैं कि जुड़ जाइएगा जरूर। ठीक है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी पीडीएफ, पीडीएफ मिलेगी आईबीएससीआई वाले चैनल पे, ये क्या कहते हैं इस वाले चैनल पे नहीं। तो ये सिर्फ 25 स्टूडेंट्स जो उस पर जुड़े रहेंगे वो उनके द्वारा एक्सेसिबल होगी, बाकी किसी के द्वारा ये पीडीएफ एक्सेस नहीं की जा सकती। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू। हो सकता है अगर आपको ये क्लास पसंद आएगी तो एक और क्लास होगी जल्द ही। ठीक है, थैंक यू।